ये ऐसे नहीं होता मित्रों। मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? दोस्तों 1991 से लेकर 2025 आ गया, यानी कि 34 साल हो चुके हैं, लेकिन एक चीज हमेशा से कांस्टेंट है और वो है कि डॉलर के मुकाबले रुपये हमेशा ही वीक होता गया। चाहे सरकार कांग्रेस की है चाहे बीजेपी की, जो डॉलर के अगेंस्ट रुपये की वैल्यू है वो हमेशा कमजोर ही होती गई है। आज की डेट में जो डॉलर की वैल्यू है वो 88 रुपीज है, यानी कि ऑल टाइम लोएस्ट। अब आज इस वीडियो के थ्रू जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि भाई डॉलर के अगेंस्ट जो रुपये है वो स्ट्रांग होगा या वीक होगा। एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन सबसे पहले बेसिक समझ लेते हैं। देखिए, वर्ल्ड की हर चीज की जो प्राइस है या वैल्यू है वो डिसाइड करता है उसकी डिमांड और सप्लाई। अब जिस भी चीज की डिमांड ज्यादा होगी तो उसका प्राइस भी ज्यादा होगा, और जिस चीज की डिमांड इंटैक्ट है लेकिन अगर उसकी सप्लाई कम हो जाए तो उस केस में क्या होगा, उस चीज की प्राइस बढ़ जाती है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि 10 लोग हैं, 10 लोगों को एक एक कार लेनी है 10 लाख की, और जो उनके शहर में कार का डीलर है उसके पास 10 कार्स भी हैं। अब ये लोग जाएंगे एक एक करके 10-10 लाख वाली अपनी कार उठा करके घर ले आएंगे। अब सिनारियो अगर आप चेंज कर लो, मान लो ये जो 10 लोग थे उनमें से एक आदमी कहता है कि भाई मेरे को एक नहीं, मेरे को 2 कार चाहिए क्योंकि मेरा बेटा कॉलेज जाने वाला है या जॉब पे जाने वाला है, मुझे उसको कार गिफ्ट करनी है। या फिर एक आदमी बोले कि भाई मेरे को अपनी वाइफ को 25th बर्थडे पे कार गिफ्ट करनी है। तो ऐसे में क्या होगा कि जो पहले हर आदमी की डिमांड जो थी एक एक कार की थी, वो अब 2 कार या 3 कार होनी स्टार्ट हो गई। तो अब डीलर जो है उस शहर का वो ये सोचेगा कि भाई मेरी कार की डिमांड बढ़ रही है तो मैं इसे 10 लाख में क्यों बेचूं, मैं इसका रेट बढ़ा देता हूं, मैं इसको 12 लाख कर लेता हूं या 15 लाख कर लेता हूं। तो समझे, जैसे ही प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ी वैसे ही उसका प्राइस बढ़ गया। अब दूसरी चीज समझो सप्लाई के बारे में। मान लो कि वो जो 10 लोग हैं उनको कार चाहिए, लेकिन अब जो उनके शहर का जो कार डीलर है उसके पास बस एक ही कार अवेलेबल है। तो अब क्या होगा कि 10 लोग जो हैं कार खरीदने के लिए खड़े हैं और डीलर के पास एक ही कार है। उसको दिख रहा है कि ये 10 के 10 लोग मेरे से कार खरीदना चाहते हैं, तो वो क्या करेगा, वो अपनी कार का प्राइस जो है बढ़ा देगा। वो कहेगा कि भाई मैं इसको 10 लाख में क्यों बेचूं, मैं इसको 20 लाख में बेचूंगा। यानी कि आपने देखा, जैसे ही किसी चीज की सप्लाई कम हुई और उसकी डिमांड इंटैक्ट है, उस केस में भी उस चीज का प्राइस बढ़ जाता है। जैसे आपने सब्जी मंडी में ही देखा होगा, देखो जैसे प्याज है, प्याज की तो हमेशा डिमांड रहती है क्योंकि उसको आपको सब रोज सब्जी बनाने के लिए प्याज तो चाहिए ही होती है। अब कभी कभी क्या होता है कि जैसे बाढ़ हो गई या सूखा पड़ जाता है तो प्याज जो है मार्केट में कम हो जाती है, यानी कि उसकी सप्लाई कम हो जाती है। उस टाइम पर आप देखना कि प्याज के प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, कभी वो 50 रुपए किलो, कभी 100 रुपए किलो बिकना शुरू हो जाता है। तो यानी कि आपने देखा कि डिमांड इंटैक्ट थी प्याज की, और जैसे ही उसकी सप्लाई कम हुई तो उसका प्राइस बढ़ गया। तो ये था डिमांड और सप्लाई का कंसेप्ट कि कैसे डिमांड और सप्लाई जो है किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस को अफेक्ट करते हैं। अब इसी सिनेरियो को अप्लाई करते हैं हम डॉलर के केस में। देखिए, डॉलर की डिमांड की बात कर लेते हैं। डॉलर ऐसी चीज है जो हमेशा डिमांड में रहता है क्योंकि वो ग्लोबल करेंसी है। भाई जो वर्ल्ड में पूरा ट्रेड होता है वो डॉलर में होता है, तो उसकी डिमांड तो हमेशा रहने वाली है। तो यानी कि दूसरा फैक्टर यानी कि सप्लाई जो है वही डिसाइड करने वाली है कि जो इंडिया के अंदर जो डॉलर के अगेंस्ट रुपये की जो वैल्यू है या डॉलर के अगेंस्ट जो रुपये है वो स्ट्रांग होगा या वीक होगा। वो इस पे डिपेंड करेगा कि इंडिया के अंदर डॉलर की सप्लाई कितनी ज्यादा है। तो यानी कि कुल मिला के बात क्या है, कुल मिला के बात ये है कि इंडिया के अंदर डॉलर की कितनी सप्लाई है, या तो वो कम है या ज्यादा है, उसके बेसिस पे डिसाइड होगा कि भाई रुपये जो है डॉलर के अगेंस्ट स्ट्रांग होगा या वीक होगा। जैसे मान लीजिए अगर डॉलर की सप्लाई बढ़ जाती है तब उस केस में क्या होगा कि भाई लोग जो इंडियंस हैं वो खड़े होकर जो डॉलर खरीदेंगे उनको कम पैसा देना पड़ेगा क्योंकि उसकी इंडिया के अंदर सप्लाई ज्यादा हो गई। अब दूसरे केस में जब उसकी सप्लाई कम हो जाएगी तो उस केस में क्या होगा, इंडियंस को डॉलर खरीदने में ज्यादा रुपया खर्च करना पड़ेगा। यानी कि जब सप्लाई ज्यादा होती है तो रुपये जो है वो स्ट्रांग हो रहा है, और जब सप्लाई कम हो जा रही है तब रुपये जो है वीक हो जा रहा है क्योंकि जब सप्लाई कम हो जा रही है तो आपको ज्यादा रुपए देकर जो है डॉलर खरीदना पड़ रहा है, और जब ज्यादा रुपया देना पड़ रहा है तो मतलब कि रुपये क्या हो रहा है, डॉलर के अगेंस्ट वीक हो रहा है। तो यही है सप्लाई का कंसेप्ट। तो डॉलर का जो रुपये के साथ रिलेशन है वो इंटायरली सप्लाई के ऊपर ही डिपेंडेंट है। तो यानी कि अगर एक लाइन में समझें तो ये है कि अगर इंडिया के अंदर डॉलर की सप्लाई बढ़ जाती है तो रुपये स्ट्रांग होता है, और अगर इंडिया के अंदर डॉलर की सप्लाई कम हो जाती है तो रुपये वीक हो जाता है। बट इसी कंसेप्ट पे हम बात करेंगे।
अब देखो इंडिया की जो बाउंड्री है, अब हमें ये देखना है कि डॉलर की सप्लाई जो है वो किन किन फैक्टर से अफेक्ट होती है। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट है देखो एक्सपोर्ट। अब इंडिया के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो अपने गुड्स को दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करेंगे। अब जैसे ही आप गुड्स किसी को भेजोगे तो वो आपको पेमेंट देगा। अब वो पेमेंट आएगी डॉलर्स में और वो एंटर करेगा इंडिया में। यानी कि जब आप ज्यादा एक्सपोर्ट करते हो तो क्या होता है कि बाहर से डॉलर जो है वो इंडिया में आता है। अब जब डॉलर इंडिया में आ रहा है तो इंडिया के अंदर डॉलर की सप्लाई क्या हो रही है, बढ़ रही है। और जब सप्लाई बढ़ रही है तो रुपए क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि आपको कम रुपए में ज्यादा डॉलर मिलने का चांस होगा। अब देखो इंडिया का केस क्या है। देखो इंडिया जो है वो मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी तो नहीं है। इंडिया के एक्सपोर्ट काफी वीक होते हैं, मतलब कि इंडिया जो है बहुत बड़े स्केल पर एक्सपोर्ट नहीं करता। इस वजह से क्या होता है कि हमेशा ही इंडिया जो है, इंडिया का जो रुपया है वो हमेशा डॉलर के मुकाबले वीक रहता है। और अभी के सिनेरियो में क्या हो गया है कि अभी ट्रंप ने इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ लगा दिए। अब उसकी वजह से क्या हुआ है कि इंडिया के जो गुड्स हैं वो यूएस के अंदर महंगे हो जाएंगे। अब जब गुड्स महंगे हो जाएंगे तो उनकी डिमांड खत्म हो जाएगी, और डिमांड खत्म हो जाएगी तो उनको कोई खरीदेगा नहीं, तो मतलब कि इंडिया के एक्सपोर्ट गिर जाएंगे। और इंडिया के एक्सपोर्ट गिरने का मतलब क्या होगा कि बाहर से डॉलर जो है कम आएंगे, यानी कि इंडिया के अंदर डॉलर की सप्लाई जो है कम एक्सपोर्ट की वजह से कम हो जाएगी। और जैसे ही सप्लाई डॉलर की कम होती है तो रुपया और ज्यादा वीक हो जाता है। अब इस वजह से डॉलर के मुकाबले रुपी जो है और ज्यादा वीक होता जा रहा है, क्योंकि इंडिया के एक्सपोर्ट जो अमेरिका में होते थे वो खत्म हो चुके हैं। अब दूसरी चीज सोचो कि किस तरीके से जो है डॉलर जो है वो इंडिया के अंदर एंटर कर सकता है। अब दूसरी चीज है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसको एफडीआई कहते हैं। देखो क्या होता है कि कुछ कंपनीज होती हैं, जैसे कि सैमसंग ने नोएडा के अंदर अपना प्लांट लगाया, तो अब वो क्या करेगा, वो अपने साथ डॉलर लेकर आएगा और इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करेगा। अब जैसे ही आप डॉलर इंडिया के अंदर लेकर आ रहे हो तो क्या हो रहा है, डॉलर की सप्लाई इंडिया में क्या हो जा रही है, इंक्रीज हो जा रही है, मतलब कि सप्लाई इंक्रीज हो जा रही है। और जब सप्लाई इंक्रीज होती है तो क्या होगा, रुपया जो होता है स्ट्रांग हो जाता है। इसलिए आप देखते हैं कि नरेंद्र मोदी हर बार बड़ी बड़ी समिट में जाकर ये कहते हैं कि आप हमारे देश में इन्वेस्टमेंट लाओ। इसके साथ साथ बहुत सारे चीफ मिनिस्टर्स भी जाते हैं, वो यही कहते हैं कि भाई हमारे देश के अंदर या हमारे स्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट लाओ। क्योंकि इन्वेस्टमेंट आता है तो उसके अलग और फायदे तो हैं, उसके साथ साथ एक ये भी फायदा है कि भाई जो रुपया होता है वो स्ट्रांग हो जाता है और इंडिया के अंदर डॉलर्स आते हैं और डॉलर की सप्लाई की वजह से रुपया स्ट्रांग हो जाता है। अब देखो आज की डेट में क्या हो रहा है, आज की डेट में जितनी भी ये ग्लोबल इकोनॉमीज है ना, जैसे अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, ये क्या हो रहे हैं, ये प्रोटेक्शनिस्ट बनते जा रहे हैं। यानी कि वो अपनी कंपनीज को बोल रहे हैं कि भाई तुम इंडिया के अंदर या किसी भी चाइना के अंदर जाकर इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहते हो, तुम भाई हमारे देश में ही रहो और अपने देश के अंदर इन्वेस्टमेंट करो। अब रिसेंटली ट्रंप ने एप्पल के जो सीईओ था उसको धमकी भी दे दी। उसने बोला कि अगर आपने इंडिया के जाकर एप्पल का प्लांट लगाया तो तुम्हारी पॉलिसी जो है तुम्हारे अगेंस्ट हो जाएंगी। यानी कि एक डायरेक्ट सेट था। तो मतलब कि पूरे वर्ल्ड में अब क्या हो रहा है कि हर कंट्री यही चाह रही है कि जो उनके जो कंपनीज हैं वो पैसा जो है बाहर ना लेके जाएं, उन्हीं के देश में लगाएं। इस वजह से क्या हो रहा है कि जिस स्पीड से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पहले आता था उतना नहीं आ रहा है। अब मतलब कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जितना आना चाहिए उतना नहीं आ रहा है, तो मतलब कि डॉलर की सप्लाई एक्सपेक्टेशन के लेवल पर थोड़ी कम हो रही है। और जब सप्लाई कम होती है तो क्या होता है, रुपया हो जाता है वीक, क्योंकि आपको ज्यादा रुपए देकर अब डॉलर खरीदने पड़ेंगे। तो इस वजह से आज की डेट में जो रुपये है वो डॉलर के अगेंस्ट वीक हो रहा है। अब और क्या रीजन हो सकता है जिसके थ्रू आप डॉलर इंडिया में ला सकते हो। तीसरा होता है FIIs, यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। देखो क्या होते हैं, ये बहुत अमीर आदमी होते हैं, ये उस तरीका का प्रोग्राम सोचते हैं, ये सोचते हैं कि भाई हमारे पास पैसा है, हमें एक ऐसी जगह पैसा लगाना है जहां पर हम जल्दी से जो है 20% या 30% का रिटर्न ले और उस वहां पे 2 या 3 साल में वहां से निकल ले। अब इनका और FDI में डिफरेंस क्या होता है कि FDI का मतलब होता है कि FDI वाले होते हैं कि वो अपनी कंपनी यहाँ पे आके लगाते हैं। जैसे सैमसंग का प्लांट है नोएडा के अंदर, वो अपना 30-50 साल का इन्वेस्टमेंट का अपना टारगेट लेकर आया है, मतलब कि वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए आए हैं। जबकि FIIs का क्या होता है, उनको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी होती, उनको कोई फिजिकली कोई कंपनी नहीं लगानी होती, वो बस आते हैं अपना रिटर्न लेते हैं 2 या 3 साल में और यहाँ से निकल जाते हैं। अब क्या हो रहा है कि जो FIIs हैं यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो होते हैं वो जब इंडिया में आते हैं तो डॉलर लेकर आते हैं। अब डॉलर इंडिया में आता है तो ऑब्वियसली डॉलर की सप्लाई बढ़ जाती है और डॉलर की सप्लाई बढ़ने की वजह से क्या हो जाएगा, रुपया जो है स्ट्रांग हो जाएगा। लेकिन आज की डेट में क्या हो रहा है, आज की डेट में क्या है कि पूरे के पूरे वर्ल्ड में जो है अनसर्टेनिटी फैली हुई है। यहाँ पर आपने रशिया यूक्रेन वॉर देख रहे हो, ट्रम्प जो है कभी भी किसी भी कंट्री पर टैरिफ लगा देते हैं।
तो यानी कि एक अनसर्टेनिटी का माहौल है। तो उनके दिमाग में बस एक चीज आती है, उनको चाहिए कि भाई मेरे को पहले सेफली पैसा मिल जाए, उसके बाद मैं सोचूंगा हाई रिटर्न्स का। अब इंडिया के अंदर हाई रिटर्न्स तो मिल सकते हैं, लेकिन ग्लोब में क्या है, अनसर्टेनिटी फैली हुई है। तो वो ये सोचते हैं कि भाई मैं सेफली अपना पैसा जो है ना अमेरिका जैसी कंट्री के अंदर लगा देता हूँ, जहाँ पर मेरा इन्वेस्टमेंट जो है उस पर बहुत ज्यादा रिटर्न तो नहीं मिलेगा, लेकिन मेरा पैसा सेफ रहेगा। और जब कंडीशंस ठीक हो जाएंगी, जब अनसर्टेनिटी का माहौल खत्म हो जाएगा, तब मैं इंडिया जैसी इकोनॉमी में पैसा लगाऊंगा। अब इस वजह से क्या हो रहा है कि बहुत बड़े स्केल पर जो FIIs हैं वो इंडिया से अपना पैसा विड्रॉ कर रहे हैं। अब जब इंडिया से पैसा विड्रॉ करेंगे तो मतलब कि वो डॉलर लेकर यहाँ से जा रहे हैं। डॉलर लेकर जाएंगे तो मतलब क्या हो गया कि इंडिया के अंदर जो डॉलर है वो कम हो जाएगा, उसकी सप्लाई कम हो जाएगी। और जब डॉलर की सप्लाई कम हो जाती है तो रुपया क्या हो जाता है, वीक। इसी वजह से आज की डेट में जो है रुपी जो है वो डॉलर के मुकाबले वीक होता जा रहा है। अब और कौन सा तरीका हो सकता है जिसके थ्रू इंडिया जो है बाहर से डॉलर्स की अपनी सप्लाई बढ़ा सकता है, वो है रेमिटेंसेस। देखो क्या होता है कि इंडियंस जो हैं वो दुबई, सिंगापुर, आपके कनाडा, USA, यूरोप, इन सब कंट्रीज में जाकर काम करते हैं। अब जब वो काम करते हैं तो वो कमाते किस में है, डॉलर्स में। अब उनको जो पैसा है अपने देश में वापस भी भेजना पड़ेगा, क्यों, चाहे अपने माँ बाप के लिए भेजना हो, चाहे अपनी फैमिली के लिए भेजना हो। तो जब डॉलर में कमा रहे हो तो भेजोगे भी तो डॉलर्स में। इसकी वजह से क्या होता है, रेमिटेंसेस की वजह से ये जो बहुत सारे इंडियंस जो है पूरे वर्ल्ड में काम करते हैं, ये बहुत बड़े स्केल पर डॉलर्स जो है वो इंडिया के अंदर भेजते हैं। अब जब डॉलर्स इंडिया के अंदर भेजेंगे तो डॉलर की सप्लाई इंडिया में क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और डॉलर की सप्लाई बढ़ने का रिजल्ट क्या होता है, रुपी जो होता है वो डॉलर के अगेंस्ट स्ट्रांग हो जाता है। अब आज की डेट में प्रॉब्लम क्या हो रही है, आज की डेट में ये प्रॉब्लम है कि नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, फिलीपींस हो गया, ये लोग जो हैं वो इंडिया के साथ कम्पीट कर रहे हैं सस्ती लेवल में। मतलब ये लोग दुबई में जाकर या फिर यूरोपियन कंट्रीज में जाकर कह रहे हैं कि भाई हम इंडियन से भी सस्ते में काम कर देंगे। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है कि इंडियंस को जो है उस स्केल पर जो है जॉब्स नहीं मिल रहे हैं। अब जब आपको जॉब्स नहीं मिल रहे हैं तो आप रेमिटेंसेस कहाँ से भेजोगे। इस वजह से जो है जो इंडिया के अंदर जो पहले रेमिटेंसेस आते थे उसमें भी कमी आई। और जब आपके रेमिटेंसेस में कमी आई है तो ऑब्वियसली डॉलर की सप्लाई पहले के मुकाबले या एक्सपेक्टेशन के मुकाबले जो है कम हो गई है। और जब सप्लाई कम हो जाती है तो रुपया क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। इस वजह से आज की डेट में जो रुपी है वो डॉलर के मुकाबले वीक हो रहा है। अब देखो हमने ये सब तो देख लिया कि भाई हमारे देश में जो है डॉलर आ कैसे सकता है, मतलब उसकी सप्लाई हम बढ़ा कैसे सकते हैं। लेकिन एक और चीज है जिसको हमें देखना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमारी जो डॉलर की सप्लाई है कम हो जाती है, क्योंकि हमारा जो कमाया हुआ डॉलर है उसको हमें पेमेंट करना पड़ता है, और वो होता है इंपोर्ट की वजह से। इंडिया जो है इंपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी है। आप अपना ऑयल ही देख लो, 80 to 90% ऑयल जो है वो हम इंपोर्ट करते हैं। अब इसकी वजह से जब हम इंपोर्ट करेंगे तो भाई पेमेंट तो डॉलर में ही भेजनी पड़ेगी ना, जिसकी वजह से देश के अंदर जो डॉलर्स की जो सप्लाई है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और डॉलर्स की जब सप्लाई कम होती है तो रुपया क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली वीक हो जाएगा। अब इसमें इंडिया ने थोड़ा सा बेटर काम किया है। इंडिया ने क्या किया है कि इंडिया ने इथेनॉल ब्लेंडिंग करना स्टार्ट कर दिया है। यानी कि जो पेट्रोल होगा, मान लो कि अगर 100 पेट्रोल है उसके अंदर आप 20% जो है इथेनॉल मिला दोगे। और इथेनॉल किससे बनता है, इथेनॉल बनता है हमारे गन्ने से, शुगर केन से, और इंडिया के अंदर तो भर भर के होता है। इस वजह से 20% जो हमारा इंपोर्ट है ऑयल का वो आज की डेट में कम हो गया है। और ये जो 20% बचा है इससे हम अपने डॉलर बचा पा रहे हैं। तो इस स्टेज पे तो हमने अच्छा काम किया है। लेकिन उसके साथ साथ बहुत बड़े स्केल पर हम जो है इंपोर्ट करते हैं, चाहे वो गोल्ड हो गया हो या फिर आपके मैन्युफैक्चरिंग गुड्स ही हो। आज की डेट में आप जो भी चीज देखते हो ज्यादातर मेड इन चाइना होता है। तो इस वजह से हमारा जो है बहुत बड़े स्केल पे जो हमारे डॉलर्स होते हैं वो इंपोर्ट की वजह से जो है बाहर के देशों में चले जाते हैं, जिसकी वजह से डॉलर की सप्लाई देश के अंदर कम हो जाती है और रुपया जो है वीक हो जाता है। तो ये थे वो सारे रीजन जिनकी वजह से जो डॉलर और रुपी का जो है रिलेशनशिप है और क्यों जो है रुपी डॉलर के मुकाबले वीक होता जा रहा है। अब कौन सी गवर्नमेंट इसको जाके ठीक करेगी ये तो पता नहीं। और आपने देख भी लिया कि इनमें से ज्यादातर जो फैक्टर्स है ना उसमें इंडिया का इतना ज्यादा कोई कंट्रोल नहीं है। मान लीजिए एक्सपोर्ट हम बढ़ा सकते हैं या स्वदेशी की वजह से हम इंपोर्ट कम कर सकते हैं, लेकिन FDI का क्या, FIIs का क्या, रेमिटेंसेस का क्या, उन पर तो हमारा इतना कंट्रोल नहीं है। वो तो बाहर के देशों के ऊपर डिपेंडेंट है। इसी वजह से जो भी गवर्नमेंट आती है वो प्रॉमिस तो कर देते हैं कि हम जो है पुरानी जो रुपए की जो साख है, जो रुपए की जो रिस्पेक्ट है उसको वापस ले आएंगे। लेकिन जब चीजें ही आपके कंट्रोल पे नहीं है तो आप वो चीज कर कैसे पाते हैं। अब ये देखना होगा कि भाई इंटरनेशनल स्टेज पर ऐसे क्या डेवलपमेंट होती है जिनकी वजह से हमारा रुपया जो है फिर से स्ट्रांग हो सकता है। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो,
शेयर करो और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।